हाय एवरीवन, एंड अब हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है सीएसएस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने वाले हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे, बट उन चीजों को रट्टा मारने से या मेमोराइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, क्योंकि फ्लेक्सबॉक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। पर जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं होगी तब तक उन चीजों का ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और लर्निंग पर हमें ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू मेमोराइजिंग। साथ के साथ फ्लेक्सबॉक्स की पूरी एक चीट शीट आपको दी जाएगी इस चैप्टर के अंदर, ताकि आप उसको कभी भी जाकर रेफर कर सकें, क्योंकि सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज को रटने से या याद करने से फायदा नहीं होता, बल्कि अंडरस्टैंड करने से फायदा होता है। उसके बाद जब भी हम उस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट अपने किसी भी वेब पेज, वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो उसको हम कभी भी जाकर सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हैं, पर हमें उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। तो फ्लेक्सबॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स एक्चुअली होता क्या है। सीएसएस के अंदर फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट को ही हम फ्लेक्सबॉक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक तरीका दे रहे हैं। यहाँ पर अभी तक हम अपने एलिमेंट्स को नॉर्मली अरेंज करते आए थे, जैसे हमने डिव बना दिया, डिव के अंदर एक और डिव बना दिया, पैराग्राफ टैग बना दिया, स्पैन बना दिया। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाते हैं। बट इन एलिमेंट्स को हम पर्टिकुलर वे से मैनिपुलेट या अरेंज भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज और कॉलम्स। यानी हम डिसाइड करते हैं कि अपने आइटम्स को हम रोज की फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं या फिर कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से हमारा लेआउट चेंज होता है और उसकी हम प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। बेसिकली हमारी स्क्रीन पर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं एक रैंडम विकिपीडिया का अगर पेज खोलूं तो इस पेज के ऊपर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। हम इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर ये मुझे इमेजेस दिख रही हैं, ये मेरा नेविगेशन बार मुझे दिख रहा है, मुझे कोई हेडिंग दिख रही है, मुझे बहुत सारा कंटेंट दिख रहा है, पिक्चर्स दिख रही हैं, इस तरीके की चीजें। अब इस कंटेंट के अरेंज होने का एक पर्टिकुलर तरीका है। तो फ्लेक्सबॉक्स हमें हेल्प करता है कि अपने कंटेंट को हम किस तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर अरेंज करते हैं, उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे इस हेडिंग के ऊपर आपको काफी ये स्पेस दिख रही होगी डिव की फॉर्म में, बट उतनी ही अमाउंट ऑफ स्पेस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। नेविगेशन बार के अंदर हमें काफी सारी स्पेस दिख रही है। इसके साथ साथ एक और स्पेशल चीज होती है वेबसाइट्स पर। अब जैसे हम स्क्रीन को जैसे जैसे छोटा करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसके लेआउट में कुछ चीजें हैं जो चेंज होंगी। जैसे जैसे ही ये स्क्रीन साइज इतना हुआ, वैसे ही क्या हुआ, मेरा नेविगेशन बार हट गया। मतलब ये वाला जो नेविगेशन वाला पार्ट था पूरा, ये हट गया, एंड इसकी जगह अब मेरे पास ये एक बटन आ गया जिसको क्लिक करने पर पूरे नेविगेशन के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा होता है या स्क्रीन साइज बड़ा होता है, उस हिसाब से मेरे एलिमेंट्स चेंज होते रहते हैं वेब पेज के ऊपर। अब अगर स्क्रीन साइज को हम और थोड़ा सा छोटा करें तो और क्या चेंज आया, ये जो रीड, व्यू सोर्स, व्यू हिस्ट्री, टूल्स, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे ही थोड़ा सा और मिनिमाइज किया, ये ऑप्शन सारे गायब हो जाएंगे, एंड टूल्स के अंदर मुझे सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेब पेज का इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना, एंड इसी तरीके से हमारी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहने का क्या मतलब है कि पहले जमाने में क्या होता था, जब नई नई वेबसाइट्स बनानी स्टार्ट हुई थी तो यूजुअली लोग कंप्यूटर्स के ऊपर सारी की सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते थे। तो एक फिक्स तरीका होता था, फिक्स लेआउट होता था, जैसी हमारी वेबसाइट्स दिखती थी। बट उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस आए, हमारे पास आईपैड जैसी चीजें आई, बहुत सारी लार्ज स्क्रीन्स भी अवेलेबल है आज की डेट में, छोटे लैपटॉप स्क्रीन्स भी अवेलेबल है, कंप्यूटर का स्क्रीन साइज अलग होता है। तो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से वेबसाइट, वेब पेज खुद को चेंज कर पाए, अपने लेआउट को चेंज कर पाए, इसीलिए हमें फ्लेक्सबॉक्स जैसी चीजों की जरूरत पड़ी। तो फ्लेक्सबॉक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव कहने का बेसिक मतलब है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो हमारे छोटे स्क्रीन डिवाइसेस जैसे फोन्स हो गए से लेकर बड़े स्क्रीन डिवाइसेस जैसे लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सब पर अच्छे लेआउट में अपने एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराती है। अच्छे तरीके से उसका यूजर इंटरफेस हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि स्क्रीन साइज चेंज होने के साथ साथ हमारा लेआउट चेंज होता है, इसीलिए उसे हम फ्लेक्सिबल लेआउट कहते हैं, और वहीं से हमारे पास फ्लेक्स बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्सेस हमारे एलिमेंट्स के लेआउट को फ्लेक्सिबल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेक्स मॉडल। जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज देते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एलिमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ये एक डिव है, और इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज दी। तो इस एलिमेंट का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से चलेगा।
मतलब जो भी मेरा स्क्रीन है, ये मेरा वेब पेज हो गया है, ब्राउजर हो गया, इसके ऊपर अगर मेरा कोई भी डिव है जो डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर इस डिव को फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दी गई हैं तो इसके थ्रू 2 एक्सेस जाएंगे। इनमें से एक एक्सेस को हम अपना मेन एक्सेस कहेंगे और एक एक्सेस को हम अपना क्रॉस एक्सेस कहेंगे। ये एक्चुअली एक्सेस हमें दिखाई नहीं देते, इनको हमें इमेजिन करना पड़ता है कि मेरे वेब पेज के ऊपर अगर मुझे कोई भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसको मैंने फ्लेक्सिबल बना दिया है, जिसको मैंने फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दे दी हैं, तो हमें खुद से इमेजिन करना पड़ेगा अगर हमने उसे रो की डायरेक्शन में, रो यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी डायरेक्शन में अगर फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दी हैं तो ये उसका मेन एक्सेस हो जाएगा, दूसरा एक्सेस उसका क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी एलिमेंट को कॉलम की डायरेक्शन में फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दी हैं तो ये एक्सेस उसका मेन एक्सेस हो जाएगा क्योंकि कॉलम इस तरीके से जाता है, एंड ये एक्सेस उसका क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। तो जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स की बात करेंगे हम हमेशा एक्सेस की टर्म्स में समझ रहे होंगे। तो फ्लेक्स मॉडल बेसिकली हमें एक्सेस समझाता है कि डायरेक्शन जब भी रो की फॉर्म में हो तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेस है, ये मेरा मेन एक्सेस कहलाएगा, एंड वर्टिकल वाला एक्सेस मेरा क्रॉस एक्सेस कहलाएगा। एक्सेस का मतलब बेसिकली यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन ही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम मेन कहेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को हम क्रॉस कहेंगे जब भी हम रो में अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे या उनका लेआउट रो की फॉर्म में होगा। अभी ये समझने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा नया लग सकता है। अगर आपका मैथ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या मैथ का बैकग्राउंड नहीं है तो उस केस में हमें एक्सेस का कॉन्सेप्ट भी मुश्किल लग सकता है। पर एक बार जैसे ही हम सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना, उसको कोड करना सीख जाएंगे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को समझना है, एंड एक बार जैसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब एक बार बात करते हैं एक जनरल एग्जाम्पल की। मान लेते हैं मैंने कोई भी कंटेनर बनाया है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो इस कंटेनर को अगर हमें फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज देनी है तो इसको हम फ्लेक्स कंटेनर कहेंगे। ये कंटेनर क्या है? ये कंटेनर बेसिकली एक डिव है और इस डिव के अंदर हमने ऑलरेडी 3 और डिव बनाए हुए हैं। मेरा पहला डिव है, दूसरा डिव है, तीसरा डिव है। तो HTML के अंदर क्या लिखा होगा? HTML के अंदर कुछ इस तरीके से मैंने फर्स्ट डिव बनाया होगा। इसके अंदर हमने ये अपना एक चाइल्ड डिव बनाया है, ये दूसरा हमने डिव बनाया है, एंड हमने तीसरा डिव बनाया है। तो इस तरीके से डिव्स मेरे अरेंज होंगे। अब डिव मुझे पहले ही पता है कि क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो हर डिव क्या करेगा? हर डिव एक पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करता है, पूरी मेरे ब्राउजर की विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। बट जैसे ही मैंने इस फ्लेक्स कंटेनर को, कंटेनर यानी जो इन तीनों डिव्स को कंटेन कर रहा है, जो इनका पेरेंट है, जैसे ही हम इस डिव को क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स दे देंगे, वैसे ये क्या बन जाएगा? वैसे ये नॉर्मल कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा, एंड इसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं ये सारे के सारे मेरे फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे। तो जब भी हमें बहुत सारे आइटम्स को फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज देनी होती है तो उसका जो कंटेनर होता है उसको यूजुअली हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। अभी तक हमने अलग अलग टाइप के डिस्प्ले सीखे हैं। हमने ब्लॉक डिस्प्ले सीखा है, हमने इनलाइन डिस्प्ले सीखा है, हमने इनलाइन ब्लॉक के बारे में सीखा है। बट अब हम एक अलग टाइप का डिस्प्ले सीख रहे हैं विच इज माई डिस्प्ले फ्लेक्स। ब्लॉक डिस्प्ले करने से क्या होता था, एलिमेंट पूरा का पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता था। इनलाइन से जितनी उसको जगह चाहिए उतने को ऑक्यूपाई करता था। इनलाइन ब्लॉक से वो क्या करता था, ब्लॉक की सारी उसमें प्रॉपर्टीज रहती थी, बट स्पेस कैसे होती थी? स्पेस इनलाइन के हिसाब से दी जाती थी। अब हम एक नए टाइप का डिस्प्ले सीख रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट को मैंने फ्लेक्स दे दिया तो उसके इंटरनल एलिमेंट्स फ्लेक्स आइटम्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो किस तरीके का लेआउट शो करेंगे, किस तरीके के लेआउट में अरेंज होंगे, उनके बीच में कैसे स्पेस डिफाइंड होगी, वो सारी की सारी चीजें हमारे फ्लेक्स बॉक्स का पार्ट फॉर्म करती हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स सुनकर ज्यादा घबराना नहीं है। बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद एक एलिमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके इनर फ्लेक्स आइटम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम फ्लेक्स बॉक्स के अंदर सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन के साथ। हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमने एक फ्लेक्स बॉक्स प्लेग्राउंड करके चीज बनाई हुई है। HTML के अंदर जाकर हम कोड देखें तो ये मेरा HTML का कोड है। इसके अंदर H1 में फ्लेक्स बॉक्स प्लेग्राउंड हमने लिखा हुआ है। एक आउटर डिव बनाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया है कंटेनर। ये जो आउटर डिव है ये वही है जिसकी हमें बाउंड्री दिख रही है। इस डिव के अंदर हमने 7 एलिमेंट्स को क्रिएट किया है। ये रेनबो के सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे, एंड स्टाइल के अंदर हमने इन सब को रेनबो वाले ही बैकग्राउंड कलर्स दे दिए। अब यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर दीदी आपने मना किया था कि इनलाइन स्टाइल्स तो हम कभी देते ही नहीं, बहुत खराब तरीका होता है कोड करने का। दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट मैंने अपना थोड़ा सा यहाँ पे काम बचाने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर एक एक डिव को ID बनाकर फिर उनको कलर देते तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता। बट प्रैक्टिकल केसेस में आप अपने जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या कंपनीज के अंदर काम करेंगे तो फिर आपको वैसे ही करना है।
यहाँ पर क्योंकि ट्यूटोरियल हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए इनको एक ही साथ हमने कलर दे दिया है, तो वो थोड़ा देखने में आसान लग रहा है। अब जैसे इन सबको बैकग्राउंड कलर दिया गया है, इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आउटर कंटेनर को हमने एक हाइट दे दी है 500 पिक्सल्स, जो इस तरीके से दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इस हाइट को कम भी कर सकते हैं, इसको हम 300 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, छोटा हो गया मेरा डिव। विड्थ हमने इसको दे रखी है 80%, तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर इसको हमने एज़्योर दिया है, लाइट ब्लूइश कलर। मार्जिन इसको दिए 10 पिक्सल्स ऑटो, तो ये सेंटर हो गया है पूरे के पूरे पेज के ऊपर। एंड साथ के साथ इसको हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे दिया है। H1 जो हेडिंग है इसको हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है, इसीलिए सारी चीजें मुझे सेंटर में दिखाई दे रही हैं। तो अब हम ये जो मेरे डिव्स हैं इनको भी हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, इनको और थोड़ा सुंदर करने के लिए। तो कंटेनर के अंदर जितने भी डिव्स हैं उन सब को हम कुछ प्रॉपर्टीज देने वाले हैं। पहले तो इनको एक हाइट दे देते हैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स हाइट दे दी, तो ये 100 पिक्सल्स के हो गए हैं सारे के सारे। इनको हम चाहें तो एक विड्थ भी दे सकते हैं 300 पिक्सल्स की, सबको विड्थ दे दी, तो अब ये 300 पिक्सल्स के हो गए हैं सारे बॉक्सेस। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज वी चेंज इट टू वाइट। एंड अब ये थोड़े से और क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ येलो में नहीं बाकी सब में दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। कुछ कुछ चीजें और कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर सकते हैं इनके लिए, तो टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाएगा। फॉन्ट साइज हम चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज को लेट्स सपोज वी मेक इट 1.5 एम। रिफ्रेश, तो थोड़ा सा बड़ा मुझे फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा है। अब एक चीज यहां पर हो रही है कि अगर मेरा कंटेनर इस साइज का है तो उसके अंदर के ये जो डिव्स हैं ये ओवरफ्लो कर रहे हैं। ओवरफ्लो कहने का मतलब है कि मेरे कंटेनर की आउटर पेरेंट एलिमेंट की जितनी जगह है उससे मेरे सारे के सारे डिव्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो लेआउट है देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। हमें क्या करना है, हमें इस लेआउट को इस तरीके से चेंज करना है कि ये अपने कंटेनर के अंदर समाये रहें, या हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करके किस तरीके से लेआउट पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए हम इस प्लेग्राउंड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मगर मुझे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो हमने सीखा हुआ है कि कंटेनर को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंटेनर को मुझे फ्लेक्स टाइप का बनाना पड़ेगा। तो हम इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसे कर देंगे सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, क्या हुआ, मेरे जो सारे के सारे एलिमेंट्स थे वो अब मेरे पूरे कंटेनर के अंदर फिट इन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि अब मेरे एलिमेंट्स ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एक तरीके से क्या कर रहा है, कंटेन कर देता है, लिमिट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है सारे के सारे एलिमेंट्स को कि उन्हें अब अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर ही रहना पड़ेगा, वो ओवरफ्लो नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है, हमारे जो आइटम्स हैं उनकी डायरेक्शन रो में रहती है। रो में इन द सेंस कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं ये इस डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हमें अपने एलिमेंट्स की डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो हम लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। एंड अगर हम इसको सिर्फ अभी रो रखें तो रो बाय डिफॉल्ट ही रहती है, रिफ्रेश करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। पर जैसे ही मैं अपनी डायरेक्शन को कॉलम कर दूं वैसे ही क्या होगा, मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स कॉलम की फॉर्म में यानी वर्टिकल फॉर्म में मेरे पास डिस्प्ले होकर आएंगे इस तरीके से। और अभी भी ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कंटेन्ड है मेरे पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर अभी ये कंटेन्ड है। इवन दो हर एलिमेंट को मैंने हाइट असाइन की है 100 पिक्सल्स और मेरे पूरे कंटेनर की हाइट है 300 पिक्सल्स, तो मतलब उसमें 3 ही डिव्स आ सकते थे। बट इसने क्या किया, सारे के सारे डिव्स को इसके अंदर अरेंज किया है। तो इंडिविजुअली डिव को कितनी हाइट मिली है, हर एक डिव को 42.86 पिक्सल्स की हाइट दी है इसने। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाता है उस केस में जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको जितनी हाइट या विड्थ दी जाती है, डिफॉल्ट केस ये है कि वो हाइट विड्थ इग्नोर हो जाएगी एंड उन सबको कंटेनर के अंदर कंटेन किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन की फ्लेक्स प्रॉपर्टीज क्या सेट की गई हैं। तो यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन से मुझे समझ में आया कि अपने एलिमेंट्स को मुझे हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है तो मुझे रो रखना पड़ेगा, वर्टिकली अरेंज करना है तो मुझे कॉलम रखना पड़ेगा। और यही मतलब होता है फ्लेक्स बॉक्स का कि फ्लेक्स बॉक्स से पता चलता है कि वन डायमेंशन यानी या तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन या फिर वर्टिकल डायमेंशन में हमारे एलिमेंट्स का क्या लेआउट होगा, उनके बीच में स्पेस कितनी रहेगी। जैसे अगर मैं चाहूं तो यहां पर अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन रो कर दूं तो इस तरीके से एलिमेंट्स फिट इन हो जाएंगे। पर इन सब को अगर मैं विड्थ 10 पिक्सल्स दे दूं या फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे देते हैं, 50 पिक्सल्स मैंने दे दी, अगर मैंने रो में अरेंज करने की कोशिश की तो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे और जितनी स्पेस उन्हें चाहिए उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और राइट की जो बाकी स्पेस है वो खाली रह जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर इन सब को विड्थ 500 पिक्सल्स दे दूं तो इसको रिफ्रेश करें तो ये 500 पिक्सल की विड्थ नहीं लेंगे, ये उतनी विड्थ लेंगे जिस विड्थ की हेल्प से ये मेरे कंटेनर के अंदर पूरा फिट इन कर सके। अभी अगर इन्होंने जो टोटल विड्थ ऑक्यूपाई किया इंडिविजुअल आइटम ने उसको देखें तो अभी वो विड्थ अराउंड
127.43 पिक्सल्स के अराउंड इक्वली डिवाइड हुई है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन को एक बार डिटेल में समझते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे बताता है कि कौन से एक्सिस के अलोंग और कौन सी डायरेक्शन में उन आइटम्स को प्लेस किया जाएगा। अगर ये मेरा कंटेनर है एंड इसके अंदर मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से प्लेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनका एक्सेस है। तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है? ये मेरा रो डायरेक्शन है। उसी केस में दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मैंने अपने आइटम्स को इस तरीके से प्लेस किया है, तो इसमें मेरी डायरेक्शन कौन सी हो रही है? इसमें मेरी डायरेक्शन कॉलम हो रही है। अब यहां पर डायरेक्शन अगर ये हो गई, तो जो भी मेरा एक्सेस होगा, जो मेरे एलिमेंट्स के थ्रू इस तरीके से जाएगा, इसको हम अपना मेन एक्सेस कहेंगे। दूसरी जो डायरेक्शन होगी, जैसे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन होगी, इसको हम अपना क्रॉस एक्सेस कहेंगे। उसी केस में ये जो कॉलम है, ये वाली जो मेन डायरेक्शन है, इसको हम अपना मेन एक्सेस कहेंगे। एंड इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी 90 डिग्री के एंगल के साथ, इसको हम अपना क्रॉस एक्सेस कहेंगे। तो क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, वो डिपेंड करता है कि आपके फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन क्या है। रो अगर हमारी डायरेक्शन है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा मेन एक्सिस है, वर्टिकल लाइन हमारा क्रॉस एक्सिस है। बट अगर हमारे पास कॉलम फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस एक्सिस है एंड मेरी वर्टिकल लाइन मेरे पास मेन एक्सिस है। अब फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन में हम डिफरेंट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जब हम रो को सेट करते हैं, तो हमारा मेन एक्सिस कहां से कहां तक होता है? हमारा मेन एक्सिस लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो मेरा मेन एक्सिस कहां से कहां तक जा रहा है? मेन एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल, बट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की बात करें, तो उस केस में मेरा जो मेन एक्सिस है वो टॉप से बॉटम तक जाता है। मतलब ये वाला, अगर मेरा कॉलम फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन है, तो टॉप से बॉटम की तरफ जाता हुआ जो एक्सिस है वो मेरा मेन एक्सिस है। पर इसके साथ साथ फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास रिवर्स का भी ऑप्शन होता है। जैसे अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन रो रिवर्स कर दूं, तो उस केस में मेरा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन तो रहेगा, पर इस बार उल्टा हो जाएगा, रिवर्स यानी उल्टा। तो अब वो राइट से लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेशन जा रहा होगा। अभी हम ओरिएंटेशन पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज समझेंगे, वो बहुत ज्यादा मेन एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है और हमारा क्रॉस एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है, उस पर डिपेंड करेगा। तो काफी सारी थ्योरी हमें आगे के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इससे अभी घबराना नहीं है कि हम डायरेक्शन क्यों खेल रहे हैं। तो रो रिवर्स कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मेन एक्सिस होगा, बट उल्टी डायरेक्शन में होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। और वहीं अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूं, तो मेरा मेन एक्सिस बॉटम से टॉप तक होगा। मतलब यही होगा मेरा मेन एक्सिस, बट बॉटम से टॉप की डायरेक्शन में होगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने अभी अपने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन मैंने रो रखी है। अगर मैं अपने हर कंटेनर की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा छोटा करके, लेट्स सपोज वी मेक इट 100 पिक्सल्स, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। मेरी रो वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है। तो मेरा मेन एक्सिस कहां से कहां तक है? लेफ्ट से राइट की तरफ मेरा मेन एक्सिस है। अगर मुझे इसे रिवर्स करना है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मेन एक्सिस बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगी? यहां पर लिख दूंगी डायरेक्शन में रो रिवर्स। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो क्या हुआ? मेरे एलिमेंट्स अब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी मेरा जो ओरिएंटेशन था वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया है। अब इन्होंने साइज किस तरीके से लिया है? क्योंकि हर एक एलिमेंट को मैंने विड्थ 100 पिक्सल्स दी है, तो हर किसी ने 100 पिक्सल विड्थ ले ली है, क्योंकि 100 पिक्सल्स और 7 एलिमेंट्स मतलब 700 पिक्सल्स, और विड्थ मैंने 80% दे रखी है, तो वो सारे के सारे कंटेनर में फिट इन हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन अब हम कॉलम करके देखेंगे। सेव एंड रिफ्रेश। जैसे कॉलम किया, मेरा ये वाला एक्सेस मेरा मेन एक्सेस बन गया, यानी वर्टिकल एक्सेस कहां से कहां तक? टॉप से बॉटम तक। टॉप से बॉटम तक मेरा मेन एक्सेस है। पर जैसे ही मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगी, तो कॉलम रिवर्स किया, सेव रिफ्रेश। अब एक छोटा सा चेंज आपने नोटिस किया होगा। पहले क्या था? ऊपर वायलेट था, नीचे रेड था। अब जैसे ही मैंने अपना जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया, कॉलम रिवर्स कर दिया, तो वायलेट नीचे आ गया, रेड ऊपर आ गया। क्योंकि मेरी ओरिएंटेशन क्या है? मेरी ओरिएंटेशन है रिवर्स में बॉटम से टॉप। तो बॉटम में मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फर्स्ट डिव कौन सा था? वायलेट। सेकंड डिव कौन सा था? इंडिगो। तो बॉटम में पहले वायलेट आया, फिर इंडिगो आया, तो पूरा का पूरा जो ओरिएंटेशन था वो रिवर्स हो गया है। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो उस हिसाब से हमारे एलिमेंट्स भी रिवर्स लेआउट में हमें प्रेजेंट होकर दिखाई देंगे। यही सेम चीज अगर हम रो रिवर्स में देखें, रिफ्रेश, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट वायलेट था, पहले वायलेट देन इंडिगो, अब वायलेट कहां पर है? राइट की तरफ है, क्योंकि रो रिवर्स में राइट से लेफ्ट की तरफ में मेरा मेन एक्सेस होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जिसको हम पढ़ेंगे, ये है मेरी प्रॉपर्टी
जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का काम होता है ब्राउजर को ये बताना कि हमारी स्पेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी अलोंग द मेन एक्सेस। मान लेते हैं ये मेरा कंटेनर है और अगर इसके अंदर हमने अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है तो मेरा मेन एक्सेस कौन सा होगा, मेरा मेन एक्सेस ये वाला होगा। बट अगर यही मेरा फ्लेक्स बॉक्स है और इसके अंदर मैंने अपने आइटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है तो मेरा मेन एक्सेस जनरल केसेस में ये वाला एक्सेस होगा। अब इस एक्सेस के अलोंग मेरा जो कंटेंट है उसके बीच में या फिर उसके अराउंड कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी स्पेस नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पेस को कंट्रोल करने के लिए या स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस एक्सेस के अलोंग वाली स्पेस की हम बात कर रहे हैं। हम ऊपर और नीचे वाली स्पेस की बात नहीं कर रहे क्योंकि मेरे मेन एक्सेस के अलोंग ये मिडल वाली स्पेसेस और इसके आसपास वाली स्पेसेस कंसिडर होंगी। और अगर मैं इसको मेन एक्सेस ले लेती हूं तो मेरी ये वाली स्पेसेस हैं, इस वाली स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट को यूज करेंगे। अब जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है फ्लेक्स स्टार्ट का। फ्लेक्स स्टार्ट यानी मेन एक्सेस का स्टार्ट। एक बार इसको करके देखते हैं। जैसे यहां पर अपनी डायरेक्शन को सबसे सिंपल हम रो डायरेक्शन में लेकर आते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब मुझे अगर मेन एक्सेस मतलब इस लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जो एक्सेस जा रहा है इसके अलोंग स्पेस को कंट्रोल करना है तो मैं लिखूंगी जस्टिफाई कंटेंट और हम शुरुआत करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट के साथ। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है मेरे जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सारे के सारे मेरे मेन एक्सेस के स्टार्ट की तरफ चले जाएंगे। और क्योंकि मेरा मेन एक्सेस लेफ्ट से लेकर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा स्टार्ट कौन सा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं। पर अगर यहीं पर मैंने डायरेक्शन रिवर्स करके रो रिवर्स कर दिया तो उस केस में क्या होगा, मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब मेरी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है तो फ्लेक्स स्टार्ट कहाँ होगा, फ्लेक्स स्टार्ट राइट की तरफ होगा। तो मेरे एलिमेंट्स भी कहाँ चले जाएंगे, मेरे एलिमेंट्स भी राइट की तरफ चले जाएंगे। यही सेम चीज हम कॉलम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैंने डायरेक्शन कॉलम कर दी तो कॉलम में क्या होता है, टॉप से लेकर बॉटम के अंदर मेन एक्सेस के अंदर स्टार्ट कहां से हुई, टॉप से। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अब टॉप से अरेंजमेंट लेकर आएंगे। और अगर मैं इसी को कॉलम रिवर्स कर दूं तो कॉलम रिवर्स के केस में बॉटम से टॉप होता है तो उस केस में सारे एलिमेंट बॉटम से टॉप की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो ये होता है फ्लेक्स स्टार्ट। मेरा मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, पर हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेन एक्सेस कौन सी से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है एंड उस हिसाब से हमें स्टार्ट पता चलेगा एंड उसी स्टार्ट के अकॉर्डिंग हमारे कंटेंट जस्टिफाई हो जाएगा। कंटेंट जस्टिफाई होने का बेसिक मतलब है कि हमारा कंटेंट उसी डायरेक्शन के अलोंग अरेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेन एक्सेस अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट उसमें स्टार्ट हो जाएगा, राइट उसमें एंड हो जाएगा। तो मेरा एंड जो भी है उसके अलोंग मेरा कंटेंट जस्टिफाई हो जाएगा। इसमें रो से अगर मैं स्टार्ट करूं तो रो के केस में लेफ्ट से राइट क्या होता है, मेरा मेन एक्सेस, और राइट की तरफ क्या होगा, मेरे मेन एक्सेस का एंड। तो फ्लेक्स एंड मतलब मेरा कंटेंट अब राइट की तरफ अरेंज हो जाएगा। अब रो की जगह अगर हम चाहें तो रो रिवर्स करते हैं। रो रिवर्स किया, सेव रिफ्रेश, क्या चेंज आया, रो रिवर्स जैसे ही मैंने किया मेरे मेन एक्सेस की डायरेक्शन हो गई राइट से लेके लेफ्ट की तरफ। तो इसमें एंड क्या हुआ, एंड हुआ मेरी लेफ्ट वाली डायरेक्शन। तो जो भी मेरा कंटेंट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन होकर अरेंज हो गया है। वहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, यहां पर हम करते हैं कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स जैसे ही किया मेरी मेन एक्सेस की डायरेक्शन क्या हो गई, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ। अब मेन एक्सेस बॉटम से टॉप की तरफ है यानी नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो फ्लेक्स एंड कहां पर अरेंज करेगा, फ्लेक्स एंड मतलब टॉप की तरफ मेरे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का लेआउट मुझे दिखेगा। अभी क्योंकि वो पूरी हाइट ले रहा है तो इतना क्लियरली दिख नहीं रहा। अगर मैं इन सब का साइज छोटा करके, लेट्स सपोज वी मेक इट 50 पिक्सेल्स, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, 20 पिक्सल सबकी हाइट कर दी, रिफ्रेश, तो ये सारे एलिमेंट्स कहां की तरफ अरेंज हुए, टॉप की तरफ। वहीं पर अगर इसको मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया होता है तो ये सारे के सारे बॉटम की तरफ मुझे अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं। अब फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड के अलावा एक सेंटर का भी ऑप्शन मेरे पास होता है जिसकी मदद से सारे एलिमेंट सेंटर में अरेंज होते हैं। किसके सेंटर में, मेन एक्सेस के सेंटर में। तो फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन में अगर मेरी डायरेक्शन कॉलम रिवर्स है यानी बॉटम से लेकर टॉप की तरफ, तो मेरा सेंटर क्या होगा, मेरा सेंटर होगा वर्टिकल डायरेक्शन का ये वाला सेंटर। और यहां मुझे दिख भी रहा है कि सारे एलिमेंट्स बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। मतलब मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट था वायलेट वो बॉटम पे है, सेकंड एलिमेंट इंडिगो, और जिसको मैंने लास्ट में डिव बनाया था वो अब टॉप की तरफ है। तो मेरे एलिमेंट्स बॉटम से टॉप की तरफ अरेंज्ड हैं। यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करेंगे, मेरे एलिमेंट्स किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है और बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है। उस चीज को मेरी डायरेक्शन कंट्रोल करेगी और स्पेस किस तरीके से कंट्रोल हो रही है वो मेरा जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल करेगा। अब ये तीन मेरे पास मेन ऑप्शंस होते हैं अपने जस्टिफाई कंटेंट
कंटेंट के लिए विच इज माय फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड एंड सेंटर। बट इसके अलावा हमारे पास 3 और ऑप्शंस होते हैं। इसमें सबसे पहला है मेरा स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन क्या कर देते हैं, सिंपल डायरेक्शन रखते हैं रो। जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट को कर दिया स्पेस बिटवीन, एक बार क्या करेंगे, इसको हटाकर सिंपली देखेंगे, ये मेरी डायरेक्शन दिख रही है, यहाँ पर दोबारा से 100 पिक्सल कर देते हैं हाइट। ये मेरे नॉर्मल फ्लेक्स आइटम्स अरेंज्ड हैं। बाय डिफॉल्ट मेरी जो डायरेक्शन है वो रो ही होती है, यहाँ पे मैंने रो भी सेट की है। एंड बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, मेरा फ्लेक्स स्टार्ट होता है हमेशा। तो ये स्टार्ट में यानी लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट की तरफ अरेंज्ड है। अब जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन सेट कर दिया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी, कौन सी एक्स्ट्रा स्पेस, जो मेन एक्सिस के अलॉन्ग यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो सारी की सारी बिटवीन में चले जाएगी, मतलब मिडल में चले जाएगी सारे फ्लेक्स आइटम्स के। अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो बीच में जाएगी, अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है तो कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इन सब की विड्थ 500 पिक्सल्स कर दूं, सेव रिफ्रेश, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं, तो मुझे कोई स्पेस दिखेगी नहीं। बट क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस बच रही थी 100 पिक्सल्स करने से, तो वो सारी की सारी मिडल में चली जाएगी। अब इसके अलावा स्पेस अराउंड का भी एक ऑप्शन होता है, सेव एंड रिफ्रेश। उस केस में क्या हुआ कि जितनी स्पेस मिडल में थी उसकी आधी स्पेस लेफ्ट की तरफ एंड उसकी आधी स्पेस राइट की तरफ चली जाएगी। मतलब एक चीज हम नोटिस कर पा रहे होंगे कि मिडल में ये जो स्पेस है और यहाँ पर लास्ट में ये जो स्पेस दी गई है स्पेस अराउंड में, वो दोनों इक्वल नहीं है। मिडल वाली स्पेस राइट वाली और इस लेफ्ट वाली स्पेस के डबल है। बट अगर हम चाहते हैं कि मुझे ये कॉर्नर वाली स्पेस एंड मिडल वाली स्पेस दोनों को इवन करना है, इक्वल करना है, तो उसके लिए हम स्पेस इवनली वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली जैसे ही मैंने किया, कर देंगे रिफ्रेश, तो मिडल वाली स्पेस एंड अब कॉर्नर वाली स्पेस दोनों स्पेसेस मेरे पास इक्वल आने लग जाएंगी। तो अगर मुझे अंदर की जो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है उसके लिए कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट को 3 वैल्यूज पर सेट कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन, जिससे स्पेस बीच की तरफ चले जाएगी, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। तो स्पेस बिटवीन क्या करता है, जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है उसको लेता है और उसको एलिमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसमें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने अपनी डायरेक्शन को अगर कॉलम रिवर्स कर दिया, इस जस्टिफाई कंटेंट को अभी के लिए हटाते हैं, सेव रिफ्रेश। तो अभी मेरी डायरेक्शन क्या है, अभी मेरी डायरेक्शन बॉटम से लेकर टॉप की तरफ है। और जैसे ही मैं इनकी हाइट थोड़ी सी कम करके इसको कर देते हैं 20 पिक्सल्स, तो बॉटम से लेकर टॉप की तरफ मेरी डायरेक्शन है। और जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट को कर दिया स्पेस अराउंड, तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रेश, मेरे मिडिल में भी स्पेस आएगी और मेरे एंड में भी स्पेस आएगी। और ये जो एंड वाली स्पेस है ये हमेशा मिडिल वाली स्पेस से हाफ रहेगी, क्योंकि मैंने स्पेस अराउंड को यूज किया है। वहीं अगर हम स्पेस इवनली यूज कर ले तो उस केस में इवन स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और कौन से एक्सिस के अलॉन्ग स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेरे मेन एक्सिस के अलॉन्ग। इस बार मेन एक्सिस कौन सा है, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ जाता हुआ एक्सिस। इस तरीके से हम अपने मेन एक्सिस के अलॉन्ग कंटेंट एंड उसके अराउंड जो स्पेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का काम होता है ये डिसाइड करना कि फ्लेक्स आइटम्स अगर एक लाइन से ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर मेरे बहुत सारे आइटम्स हैं। अगर इस कंटेनर को मैंने जो टोटल विड्थ दी है, लेट्स सपोज वो 100 पिक्सल्स है, और मैंने इसके अंदर 5 आइटम्स बनाए और पांचों आइटम्स को भी मैंने 100 पिक्सल्स दे दिया है, तो फ्लेक्सबॉक्स उन्हें एक ही लाइन में घुसाने की कोशिश करेगा। मतलब पांचों आइटम्स को 3, 4, 5 इस तरीके से वो 20 पिक्सल्स की विड्थ देगा। जब भी हम कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे उस केस में हम एलिमेंट्स को 100 पिक्सल्स देना चाहते हैं नहीं, वो इग्नोर हो जाएगा। बट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है फ्लेक्स में कि हम चाहें तो अपने एलिमेंट को उतनी विड्थ दे सकते हैं जितनी उसके लिए सेट है और अपने एलिमेंट्स को रैप करवा सकते हैं। रैप करने का मतलब है कि अगर एक लाइन के ऊपर हमें सारे एलिमेंट्स को फिट करने की जगह नहीं मिलती तो बाकी एलिमेंट्स को नेक्स्ट लाइन में पुश कर दो। तो उससे ये होगा कि अगर एक लाइन में एक ही एलिमेंट फिट हो पा रहा है 100 पिक्सल का, तो सेकंड एलिमेंट नीचे वाली लाइन में चले जाएगा, थर्ड एलिमेंट उससे नीचे वाली लाइन में, फोर्थ एलिमेंट उससे नीचे वाली लाइन में, एंड इस तरीके से सारे एलिमेंट्स रैप हो जाएंगे। रैप होने का मतलब है कि अगर एक लाइन में जगह नहीं है तो अगली लाइन में चले जाओ, अगली लाइन में जगह नहीं है तो उससे अगली लाइन में चले जाओ। तो मल्टीपल लाइंस में हमारे एलिमेंट्स मुझे दिखने लग जाते हैं। अब हम एक बार फ्लेक्स रैप का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ये हमारा प्लेग्राउंड था कुछ इस तरीके से। इसके अंदर एक बार हाइट को बढ़ाकर हम दोबारा से कर देते हैं 100 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। एंड अब शुरुआत करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन रखेंगे रो, जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस इवनली किया है, नहीं तो हम किसी के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में इनफैक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक इट फ्लेक्स स्टार्ट, सेव।
अभी शुरू में जब मुझे कंटेंट दिखाई दे रहा है तो मुझे इस तरीके से अपने फ्लेक्स आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, बट क्योंकि इनकी विड्थ बहुत छोटी है तो यहाँ पर कोई भी आइटम ओवरफ्लो नहीं कर रहा। ओवरफ्लो कहने का मतलब है कि एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा कंटेंट मुझे मिल जाएगा। बट अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाकर, लेट्स सपोज मैं 300 पिक्सल कर देती हूँ हर एक डिव की विड्थ, अब इसे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे के सारे बॉक्सेस एक ही लाइन को फिल तो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली 300 पिक्सल्स नहीं है, उससे छोटा है ये साइज। इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं। इफ आई इंस्पेक्ट तो एक जो डिव है वो मुझे अराउंड 127.43 पिक्सल्स के अराउंड दिख रहा है, 300 पिक्सल्स नहीं है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, फ्लेक्स रैप को सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देंगे नो रैप, सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे कोड के अंदर चेंज करने के बाद भी मेरे ब्राउजर पर मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। ये चेंज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स रैप हमेशा नो रैप ही होता है। नो रैप का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल लाइन के अंदर हमारे आइटम्स अपनी ओरिजिनल विड्थ के साथ फिट इन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम उनकी विड्थ को डिक्रीज करके उन्हें सेम लाइन पर ही रखेंगे, नेक्स्ट लाइन में नहीं लेकर जाएंगे। पर अगर हम इस नो रैप को कन्वर्ट करके यहाँ पे रैप कर देते हैं तो अब मेरा कंटेंट क्या होगा, अब मेरा कंटेंट रैप हो जाएगा। मतलब एक लाइन के अंदर जितने बॉक्सेस फिट इन कर सकते हैं, जितने डिव्स आ सकते हैं उतने एक लाइन के अंदर आएंगे, फिर बाकी सारे नेक्स्ट लाइन के अंदर आएंगे एंड बाकी सारे हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर आएंगे। तो ये 7 डिव्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये था मेरे पास रैप। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज रैप रिवर्स, मतलब रैप करेगा बट रिवर्स फॉर्मेट में। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। इसने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। तो रैप रिवर्स एक्चुअली क्रॉस एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। यहां पर शुरुआत में डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी रो यानी लेफ्ट से लेकर राइट तक मेरा मेन एक्सिस था। क्रॉस एक्सिस कहां से कहां तक था, टॉप से लेकर बॉटम तक मेरा क्रॉस एक्सिस था। अब टॉप से लेकर बॉटम का रिवर्स क्या हुआ, बॉटम से लेकर टॉप। तो मेरे एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, वायलेट से स्टार्ट हुए, तो वायलेट बॉटम में आया, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, एंड इस तरीके से जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे वो टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली माय रैप रिवर्स। इसको हम कॉलम के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कॉलम रिवर्स किया। जैसे ही मैंने कॉलम रिवर्स किया, अभी के लिए फ्लेक्स रैप हटा देते हैं, तो कॉलम रिवर्स किया तो बॉटम से लेकर टॉप तक मेरा मेन एक्सेस आ जाता है। एंड जैसे ही मैंने फ्लेक्स रैप रिवर्स किया, पहले रैप कर लेते हैं, सेव। तो जैसे ही बॉटम से लेकर टॉप तक मेरा मेन एक्सेस आ रहा है एंड अब मेन एक्सेस जो है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगी जब एक लाइन, मतलब पूरी हाइट अचीव हो जाएगी। कौन सी हाइट, मेरी 100 पिक्सल्स वाली हाइट। तो बाकी सारा कंटेंट सेकंड लाइन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद कंटेंट थर्ड लाइन के अंदर आ जाएगा। एंड यहीं पर अगर हम रैप रिवर्स कर देते तो रिफ्रेश करने से पहले चेक कर लेते हैं क्या चेंज आने वाला है। रैप रिवर्स करने से हमारा जो क्रॉस एक्सेस है उसके अलोंग एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे। मतलब रेड अगर मुझे यहां दिख रहा है तो क्रॉस एक्सेस अभी लेफ्ट से लेकर राइट तक है और मेन एक्सेस बॉटम से लेकर टॉप तक है। तो क्रॉस एक्सेस लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो रेड मेरा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, वायलेट मेरा राइट की तरफ आ जाएगा, रिवर्स। एंड बिल्कुल सेम चीज हुई है, रेड से स्टार्ट हुआ है, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन। तो क्रॉस एक्सेस में जब मुझे डायरेक्शन रिवर्स करनी होती है, इसको एक बार लिखकर भी देख लेते हैं। नो रैप से मेरे एलिमेंट्स बिल्कुल रैप नहीं होते, रैप से मेरे एलिमेंट्स नॉर्मली मेन एक्सेस के अलॉन्ग रैप हो जाते हैं। रैप रिवर्स से क्या होता है, रैप रिवर्स से क्रॉस एक्सेस के अलॉन्ग रिवर्स डायरेक्शन में मेरे एलिमेंट्स रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरे पास अलाइन आइटम्स। अब अलाइंड आइटम्स का काम होता है टू डिस्ट्रीब्यूट आवर आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस। अभी तक हमने जस्टिफाई कंटेंट को यूज किया है अपने आइटम्स के जो स्पेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेन एक्सिस के अलोंग। अब हम आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अलोंग द क्रॉस एक्सिस। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 ये पॉपुलर ऑप्शंस है जिसमें हम फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स सेंटर कर सकते हैं। और इस बार हमें याद रखना है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्रॉस एक्सिस के अलोंग होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत कर देते हैं, यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को कर देते हैं रो एंड फ्लेक्स रैप को अभी के लिए हम कर देते हैं सिर्फ रैप। सेव रिफ्रेश। तो ये फ्लेक्स रैप हो गया। एंड अब हम करने वाले हैं अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स को शुरुआत में करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। अभी मेरी जो डायरेक्शन है वो रो की तरफ है, तो मेरा मेन एक्सिस लेफ्ट से लेकर राइट तक है, मेरा क्रॉस एक्सिस टॉप से बॉटम तक है। अब अगर मैंने कर दिया अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्रॉस एक्सिस जो टॉप से बॉटम तक है उसमें स्टार्ट क्या होगा, उसमें स्टार्ट टॉप होगा। तो टॉप में जाकर मेरे एलिमेंट्स अलाइन हो जाएंगे। इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो बाय डिफॉल्ट टॉप ही है, मतलब फ्लेक्स स्टार्ट ही है, तो अभी मेरे एलिमेंट्स टॉप की तरफ ही हैं। बट जैसे ही मैंने फ्लेक्स एंड कर दिया, फ्लेक्स एंड यानी टॉप से लेकर बॉटम तक मेरा क्रॉस एक्सिस है, तो बॉटम की तरफ आएंगे, बॉटम की तरफ एलिमेंट्स आएंगे। रिफ्रेश। कोई चेंज मुझे अभी भी इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी हाइट वाइज, हाइट की अगर बात करें, क्योंकि क्रॉस एक्सिस हाइट में है, तो मेरे सारी की सारी हाइट जो है अभी फिल्ड है। बट अगर मैं इन सब की हाइट को डिक्रीज करके, लेट्स सपोज आई मेक इट 50 पिक्सल, सेव रिफ्रेश, तो अभी क्या हुआ,
मेरे जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो बॉटम की तरफ आ गए हैं, बट अगर मैं इसको दोबारा से फ्लेक्स स्टार्ट करूं तो बाय डिफॉल्ट ये टॉप की तरफ जाएंगे। मेरा क्रॉस एक्सिस कहां से कहां तक है, अलाइन आइटम्स में ये याद रखना है, क्रॉस एक्सिस टॉप से बॉटम तक है। अगर फ्लेक्स स्टार्ट है तो टॉप स्टार्ट है तो टॉप की तरफ एलिमेंट्स चले जाएंगे, और जैसे हम फ्लेक्स स्टार्ट से फ्लेक्स एंड कर देंगे बॉटम की तरफ एलिमेंट्स चले जाएंगे। और एलिमेंट्स कब मूव करेंगे, तभी मूव करेंगे जब बीच में क्रॉस एक्सिस के अलोंग स्पेस अवेलेबल होगी। अगर स्पेस अवेलेबल ही नहीं है तो मेरे एलिमेंट्स ना मूव करेंगे, ना ही हम उस स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रोल कर पाएंगे। इसी तरीके से अलाइन आइटम्स में हम एक और वैल्यू दे सकते हैं विच इज सेंटर। तो क्रॉस एक्सिस टॉप से जो बॉटम तक है उसमें मेरे आइटम सेंटर में जाके अलाइन हो जाएंगे। अब अलाइन आइटम्स में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज बेस लाइन। बेस लाइन का क्या मतलब होता है उसको समझने के लिए एक बार हम क्या करने वाले हैं, अपने इंडिविजुअल डिव्स के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर index.html के अंदर लेट्स सपोज इस ऑरेंज वाले एंड इस ब्लू वाले डिव के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। इनको साइज को हम थोड़ा सा बढ़ाने एंड थोड़ा सा डिक्रीज करने वाले हैं। अभी के लिए इनकी हाइट हम कर देते हैं इंडिविजुअली 100 पिक्सल्स। तो इस तरीके से हाइट आ जाएगी मेरे पास। index.html के अंदर जो ऑरेंज डिव है उसके लिए हम हाइट को चेंज करके उसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू मेक इट 200 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। अभी जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग ऑरेंज वाला जो है वो 200 पिक्सल्स बाकी डिव से ज्यादा जगह घेर रहा है। हम अपने कंटेनर की भी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लेट्स सपोज वी मेक इट 600 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से मेरे आइटम्स फिट इन करेंगे। ब्लू वाले को क्या करेंगे, ब्लू वाले को साइज में हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। तो ब्लू वाले की जो हाइट है उसको हम कर देंगे 200 पिक्सल्स। सेव, 200 की जगह इसको हम करने वाले हैं 75 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो ये एज कंपेयर टू दूसरे जो हमारे डिव्स हैं उससे छोटा है, और ये एज कंपेयर टू दूसरे जो हमारे डिव्स हैं उससे साइज में बड़ा है। इनमें से एक का हम थोड़ा सा टेक्स्ट भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो ऑरेंज डिव है हम उसका टेक्स्ट साइज बढ़ाते हैं। तो यहां पर हम कर सकते हैं फॉन्ट साइज, वी मेक इट 1.5 एम्स। सेव, रिफ्रेश। थोड़ा सा और इसे कर लेते हैं 15 एम्स। थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में, 3.5 के अराउंड। तो साइज में अब जो ऑरेंज वाला टेक्स्ट है वो काफी बड़ा दिख रहा है हमें। ब्लू, इंडिगो ये सब नॉर्मल टेक्स्ट साइज है। अभी क्या करेंगे अब हम ट्राई करने वाले हैं अलाइन आइटम्स बेसलाइन को। जैसे ही हम अलाइन आइटम्स बेसलाइन करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, वी नोटिस समथिंग। क्या चीज हुई, यहां पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये जो टेक्स्ट है, मतलब इन डिव्स के जो अंदर का टेक्स्ट है वो सारा का सारा सेम लाइन पर आ गया है। अगर हम बात करें ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज की, तो ये जो तीनों टेक्स्ट हैं ये भी सारे के सारे सेम लाइन पर आ गए हैं। सेम लाइन पर कहने का मतलब है कि अब बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आपको येलो या ग्रीन नहीं दिखेगा। तो ऑरेंज क्या है, बेसलाइन कहने का क्या मतलब है, बेसलाइन कहने का ये मतलब है कि अगर आपके डिस्क के अंदर यानी फ्लेक्स आइटम्स के अंदर कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है तो अब वो सारा का सारा कंटेंट एक सेम बेसलाइन पर आपको अवेलेबल मिलेगा। यानी अगर मेरे पास डिफरेंट साइजेस के डिव हैं, ये मेरा एक डिव हो गया, ये मेरा एक डिव हो गया, ये मेरा एक डिव हो गया, तो मेरे डिव्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेम हाइट पर आ जाएगा। तो अब डिव अलग साइज के हैं, डिव ऊपर नीचे होंगे, वो उस हिसाब से होगा कि मेरे जो टेक्स्ट है वो सेम लेवल पर इंफॉर्मेशन सारी आ जाए। तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, प्रायोरिटी मेरे कंटेंट की बेसलाइन को मिलेगी रादर देन माय डिव साइज। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर एक और चीज ट्राई करते हैं, यहाँ पर फ्लेक्स रैप को रैप से हटाकर अगर मैं करूं, अब जैसे ही मैंने फ्लेक्स रैप हटा दिया, क्रॉस एक्सेस के अलोंग ये सारे के सारे डिव ना फ्लेक्स स्टार्ट पे हैं, ना फ्लेक्स एंड पे है, ना सेंटर पे है। अब इनकी प्रायोरिटी बन गई है कि इनके जो कंटेंट की बेसलाइन है वो सेम हाइट पर होनी चाहिए। तो टेक्स्ट सेम हाइट पर है, ये इंपॉर्टेंट है। डिव्स अब टेक्स्ट के हिसाब से अरेंज होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम अलाइन आइटम्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस बिटवीन एंड अराउंड कंटेंट आइटम्स अलोंग अ फ्लेक्स बॉक्स क्रॉस एक्सिस। बेसिकली जो काम मेरे लिए जस्टिफाई कंटेंट करता था, यानी स्पेस को कंट्रोल करने वाला काम, की स्पेस बिटवीन में आनी चाहिए, अराउंड आनी चाहिए, इवनली आनी चाहिए, किस तरफ स्पेस ज्यादा रहनी चाहिए, आइटम्स किस तरफ शिफ्ट होने चाहिए, वही सेम काम अब मेरे अलाइन कंटेंट करता है। बट डिफरेंस ये है, जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस में करता था और अलाइन कंटेंट मेरे पास क्रॉस एक्सिस में करता है। तो मेरे पास अलाइन कंटेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम अलाइन कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड एंड सेंटर को टेस्ट आउट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे डिव्स अवेलेबल हैं। इनके लिए अलाइन आइटम्स बेसलाइन को हम हटा देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरे डिव्स हैं। अब डिव्स के लिए हम करने वाले हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट में सबसे पहले करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। अभी मेरा फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है दैट इज रो। इनफैक्ट इसको हम रैप भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को, सेव, रिफ्रेश। ये मैंने रैप कर दिया कंटेंट को एंड अलाइन कंटेंट मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया।
तो मेरा मेन एक्सेस है लेफ्ट से लेकर राइट तक, मेरा क्रॉस एक्सेस है टॉप से लेकर बॉटम तक, तो मेरा जो फ्लेक्स स्टार्ट है वो हुआ टॉप की तरफ, तो मेरे सारा का सारा जो कंटेंट है मतलब जो पूरे डिव्स हैं वो टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये खाली स्पेस क्यों है? ये खाली स्पेस इसलिए है क्योंकि ऑरेंज वाली जो लाइन है वो येलो और ग्रीन के साथ कोइंसाइड करेगी, तो बीच में खाली स्पेस ऑरेंज की वजह से बच रहा है। नहीं तो अगर ऑरेंज की भी हाइट आप यहाँ से वापस से 100 पिक्सल्स कर दे तो फिर कोई खाली स्पेस नहीं बचेगी, सारा का सारा फ्लेक्स स्टार्ट यानी टॉप की तरफ जाएगा। वहीं पर अगर यही स्टाइल में मैंने अलाइन कंटेंट कर दिया फ्लेक्स एंड, तो सारी की सारी चीजें बॉटम की तरफ जाएंगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने सेंटर कर दिया तो मेरे सारा का सारा कंटेंट क्रॉस एक्सिस में सेंटर की तरफ चला जाएगा। सिमिलर चीजें हम कॉलम के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको अर्ज करूंगी यहाँ पर आप एक बार पॉज करिए, खुद से फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करिए एंड फिर अलाइन कंटेंट के अंदर तीनों फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर को एक बार टेस्ट आउट जरूर करना है ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि बस आप सिर्फ देख देख के समझ लेंगे उससे चीजें क्लियर नहीं होंगी। चीजें क्लियर कब होंगी, डेवलपमेंट हम कब करना सीखेंगे, जब हम खुद से चीजें ट्राई आउट करेंगे। तो आपको भी एक बार वीडियो को पॉज करना है और खुद से अलाइन कंटेंट को थोड़ा सा ट्राई आउट करना है। डायरेक्शन सेट करिए, फ्लेक्स रैप सेट करिए एंड उसके बाद अलाइन कंटेंट की तीनों वैल्यूज को एक बार टेस्ट आउट करना है और अपने दिमाग में समझना है कि मेन एक्सेस किस तरफ जा रहा है, क्रॉस एक्सेस किस तरफ जा रहा है और आइटम्स को एक्चुअली कहां पर सेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शन और होते हैं, विच इज माई स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। इन तीनों को भी हमने देखा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट में। अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूं तो सारी की सारी जो क्रॉस एक्सिस वाली स्पेस होगी, मतलब जो ये स्पेस खाली बच रही है, ये इवनली इनके सिर्फ बीच में आ जाएगी, बिटवीन में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से स्पेस अब बीच में आ गई। एंड अगर स्पेस अराउंड कर देंगे तो बीच में भी आ जाएगी, अराउंड भी आ जाएगी, बट अराउंड वाली मतलब टॉप पे जो एंड में स्पेस होगी, बॉटम पे जो एंड में स्पेस होगी, वो स्पेस हमेशा आधी होगी। तो सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर हम स्पेस इवनली भी कर सकते हैं अगर मुझे इवनली सारी की सारी स्पेस को स्प्रेड आउट करना है तो। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास होता है विच इज माई बेस लाइन। तो अलाइन कॉन्टेंट बेस लाइन करने से प्रायोरिटी मिलेगी हमारे जो कंटेंट है उसकी हाइट को। तो इसको कर देते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, फ्लेक्स स्टार्ट हो गया बाय डिफॉल्ट। एंड इसी तरीके से हम अपने अलाइन कंटेंट को बेस लाइन पर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है अलाइन सेल्फ। यानी अभी तक जो भी हम अलाइनमेंट करते थे, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे स्पेस का अपने एलिमेंट्स के लिए, वो सारा का सारी चीजें हम कंटेनर को असाइन करते थे एंड उस हिसाब से हमारे सारे आइटम्स अलाइन हो जाते थे या उनके बीच की स्पेस कंट्रोल हम कर सकते थे। बट अगर हम चाहते हैं कि हम किसी आइटम को, इंडिविजुअल आइटम को क्रॉस एक्सिस के अलोंग अलाइन कर पाए, तो उसके लिए हम अलाइन सेल्फ को यूज करेंगे। अलाइन सेल्फ के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी 4 पॉसिबल वैल्यूज, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर एंड बेस लाइन। अब जो मेरा अलाइन सेल्फ होता है ये बिल्कुल अलाइन आइटम्स की तरह बिहेव करता है, एक्सेप्ट फॉर अलाइन आइटम्स ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए होता है, यानी सारे के सारे फ्लेक्स आइटम्स के लिए। अलाइन सेल्फ इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी होती है। एंड हमेशा मुझे ये याद रखना है कि मेरा जो अलाइन सेल्फ है, सेल्फ यानी जो मैंने इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी या अलाइनमेंट सेट किया है, वो हमेशा हायर इन प्रायोरिटी होता है एज कंपेयर टू माई अलाइन आइटम्स। यानी अगर मैंने एक बार अलाइन आइटम्स कर दिया और उसके बाद मैंने अलाइन सेल्फ किया है तो हमेशा अलाइन सेल्फ फॉलो होगा। जैसे यहाँ पर क्या करने वाले, एक हम अपने ऑरेंज वाला जो डिव है इसको एक आईडी दे देते हैं। लेट्स सपोज इस डिव को मैंने आईडी दी है ऑरेंज, इसको कर लेते हैं सेव। अब ऑरेंज आईडी के लिए ऑरेंज हम करने वाले हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ में सबसे पहले करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट, सेव। एंड यहाँ पर ऊपर हमने क्या किया है, अलाइन कंटेंट में भी हमने फ्लेक्स स्टार्ट के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। अभी अलाइन सेल्फ भी फ्लेक्स स्टार्ट है, सारे आइटम्स के लिए भी फ्लेक्स स्टार्ट है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करके वैसा ही रहेगा। हमारा मेन एक्सिस कौन सा है, डायरेक्शन रो है, तो मेन एक्सिस है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, क्रॉस एक्सिस है टॉप से लेकर बॉटम की तरफ। अगर फ्लेक्स स्टार्ट है तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे टॉप की तरफ है। पर ऑरेंज के लिए अगर मैं इसे फ्लेक्स एंड कर दूं, सेव, रिफ्रेश। इसके लिए एक बार हम फ्लेक्स रैप हटा देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, सारे के सारे आइटम्स क्रॉस एक्सिस टॉप से लेकर बॉटम की तरफ है, सारे के सारे आइटम्स टॉप पर होने चाहिए क्योंकि हमने फ्लेक्स स्टार्ट दिया है, लेकिन ऑरेंज को हमने फ्लेक्स एंड दिया है और अलाइन सेल्फ ओवरराइड करता है, तो ऑरेंज कहां आ गया, ऑरेंज एंड की तरफ आ गया, मतलब बॉटम की तरफ आ गया। सिमिलरली अगर इसको मैंने सेंटर दे दिया होता, सेव, रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ जाता। अलाइन सेल्फ इंडिविजुअल आइटम पर वर्क कर रहा है। अब अगर हम इसे बेस लाइन दे देंगे, बेस लाइन, सेव, रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, इसके पेरेंट की जो बेस लाइन है उसके अलोंग ये अलाइन हो गया, तो जाकर बाकी एलिमेंट्स के साथ फिट इन हो गया। एंड इस तरीके से हम अपने किसी भी आइटम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है फ्लेक्स साइजिंग। फ्लेक्स साइजिंग कहने का मतलब है अगर मेरे कंटेनर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होती है,
और इंडिविजुअली अगर अंदर कोई आइटम्स अवेलेबल हैं तो मैं चाहूं तो उस एक्स्ट्रा स्पेस के हिसाब से हम उन आइटम्स को ग्रो या फिर कम स्पेस के हिसाब से उनको श्रिंक भी करवा सकते हैं। मतलब हम अपने आइटम्स का मेन साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। अब मेन साइज कहने का क्या मतलब है, अगर मेरा कंटेनर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके अंदर आइटम्स इस मेन एक्सेस के अलॉन्ग, ये मेरा मेन एक्सेस है एंड इसके अलॉन्ग प्लेस्ड है विच इज बेसिकली माई रो डायरेक्शन, तो मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से होंगे, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। तो मैं चाहूँ तो इनकी मेन साइज क्या हो जाएगा इस केस में, विड्थ। तो अगर कुछ खाली स्पेस बची हुई है तो हम चाहें तो इनकी विड्थ आइटम्स की बढ़ा सकते हैं। तो आइटम्स की विड्थ जैसे ही बढ़ेगी तो हम चाहें तो इन्हें कुछ बड़ी विड्थ दे सकते हैं, तो मेरे 3 आइटम्स इस तरीके से आ सकते हैं। और अगर मेरा कंटेनर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें आइटम्स के लिए मेन एक्सेस मेरा कॉलम हो जाता है, ये मेरा मेन एक्सेस हो गया तो ये मेरा कॉलम डायरेक्शन है, उस केस में अगर मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाकर हम उस स्पेस को यूज कर सकते हैं अपने एलिमेंट को ग्रो करने के लिए, ताकि वो हमारी बाकी की स्पेस भर ले या जितनी स्पेस हमें चाहिए उस हिसाब से वो ग्रो कर जाए। तो जब भी हमें अपने फ्लेक्स आइटम्स का साइज बढ़ाना होता है, जैसे ज्यादा जगह है तो हम आइटम्स के साइज को बढ़ा सकते हैं, अगर कम जगह है कंटेनर के अंदर तो आइटम्स के साइज को हम घटा सकते हैं यानी श्रिंक कर सकते हैं। तो उन सब के लिए हम फ्लेक्स साइजिंग का यूज करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम फ्लेक्स साइजिंग में यूज करते हैं वो है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस हमारा इनिशियल मेन साइज सेट करता है फॉर द फ्लेक्स आइटम, यानी कंटेनर के अंदर इनिशियली मेरे आइटम का क्या साइज होना चाहिए वो सेट करेगा मेरा फ्लेक्स बेसिस। अगर मैंने लिख दिया फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल्स तो मेरे आइटम का साइज 100 पिक्सल सेट हो जाएगा इनिशियली। मेन साइज यानी अगर मेरा रो अलाइनमेंट है तो मेन साइज विड्थ हो जाएगा, अगर मेरा कॉलम अलाइनमेंट है तो मेन साइज मेरी हाइट हो जाएगी। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम्स के साइज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस ऑरेंज को ट्रैक करते हैं। ऑरेंज के लिए हम कर देंगे फ्लेक्स बेसिस। लेट्स सपोज इसकी विड्थ को हम बनाना चाहते हैं 300 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। अभी 300 पिक्सल्स चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है मेरे कंटेनर के अंदर कि एक 300 पिक्सल का ऑरेंज बॉक्स हम उसके अंदर फिट इन कर पाए। बट अगर ये साइज छोटा होता, जैसे इसको अगर मैंने 50 पिक्सल्स बनाया होता, सेव, रिफ्रेश, तो बाकी सारे तो काफी बड़े साइज के हैं रिलेटिवली, बट मेरा ऑरेंज वाला बॉक्स हमेशा 50 पिक्सल्स रहेगा। इस ऑरेंज बॉक्स को अगर हम देखें तो अभी एग्जैक्टली इसे 50 पिक्सल्स की विड्थ नहीं मिली है फ्लेक्स बेसिस से। क्यों नहीं मिली, वो रीजन है इसका फॉन्ट साइज। इसका फॉन्ट साइज अभी काफी बड़ा है तो 50 पिक्सल्स के अंदर वो फिट इन नहीं होगा। पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करके अगर मैं ऑरेंज पर जाऊं और इसके फॉन्ट साइज के लिए मैं ये वाली कंडीशन हटा देती हूं विच इज फॉन्ट साइज 3.5 एम्स, इस वाली कंडीशन को हमने हटा दिया एंड ये फॉन्ट साइज 1.5 एम, दोनों फॉन्ट साइज की कंडीशन को हटा दिया कि मिनिमम फॉन्ट साइज होना चाहिए। और यहां पर मुझे दिख रहा है ऑरेंज के लिए फ्लेक्स बेसिस 50 पिक्सल्स है। अब अगर इस पर जाकर मैं स्क्रॉल करूं तो ओरिजिनली CSS ने इसे क्या दिया, 50 पिक्सल्स की विड्थ दी है। तो क्योंकि हमने फॉन्ट साइज यूज किया ऑरेंज के लिए इसीलिए उसकी विड्थ 50 पिक्सल से ज्यादा जा रही है, बट ओरिजिनली इसे 50 पिक्सल्स की विड्थ ही मिली है फ्लेक्स बेसिस से। ये चीज हम एक और डिव पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने ब्लू डिव की बात की तो इसे हम एक ID दे देते हैं। लेट्स सपोज इसे हमने यहां पर इसे ID दे देते हैं ब्लू के इक्वल, सेव, यहां पर लिखते हैं #blue। इसे हम फ्लेक्स बेसिस से विड्थ देने वाले हैं 400 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो मेरा ब्लू क्या हुआ, मेरा ब्लू साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर जाकर जब हम स्क्रॉल करेंगे तो एग्जैक्टली इसे 400 पिक्सल्स की विड्थ मिली है जो बाकी सारे डिव्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि इसकी इंडिविजुअल विड्थ को मेन एक्सेस के अलॉन्ग हमने इंक्रीज कर दिया। यहीं पर अगर मेरी जो डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाती तो ये सारी प्रॉपर्टीज मतलब फ्लेक्स बेसिस इन सब की हाइट पर अप्लाई करता। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हाइट पे कैसे अप्लाई किया, ब्लू की अब जो इनिशियल हाइट हो गई है इसको अगर इंस्पेक्ट करें, ब्लू की जो हाइट हो गई है वो हो गई है 400 पिक्सल्स, क्योंकि फ्लेक्स बेसिस से इसको हमने 400 पिक्सल्स दिया। अब क्योंकि डायरेक्शन कॉलम में है तो मेन एक्सेस मेरा टॉप से लेकर बॉटम की तरफ होगा और अब जो साइजिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो मेरी हाइट की होगी। ऑरेंज की फ्लेक्स बेसिस ने हाइट 50 पिक्सल्स दी है एंड इस पर जाकर स्क्रॉल करें तो इसकी हाइट अभी क्या है 64.5 एंड वो भी इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि इसका फॉन्ट साइज बढ़ा है। अगर मैं फॉन्ट साइज की कंडीशंस को हटा दूं, फॉन्ट साइज की कंडीशंस को हटा दिया तो अब ये एग्जैक्टली 50 पिक्सल्स की हाइट का हो गया है। तो इस तरीके से फ्लेक्स बेसिस काम करता है। नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरे पास फ्लेक्स ग्रो। तो फ्लेक्स बेसिस का काम था ये बताना कि इनिशियली किस साइज के मेरे डिव्स होने चाहिए मेन एक्सेस के अलॉन्ग, बट फ्लेक्स ग्रो का काम है ये बताना कि अगर फ्लेक्स कंटेनर के अंदर कोई खाली स्पेस रह जाती है तो फिर मेरे फ्लेक्स आइटम का मेन साइज कैसे ग्रो करना चाहिए।
तो हर इंडिविजुअल आइटम के लिए बाय डिफॉल्ट जो मेरे फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू होती है वो होती है 1 के इक्वल। बट हम चाहें तो इस वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो हम जितना मर्जी चाहें अपने एलिमेंट को प्रोपोर्शंस में ग्रो करा सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। वैसे फ्लेक्स ग्रो जो है उसके साथ हम यूनिटलेस वैल्यू को यूज करते हैं, यानी कोई यूनिट नहीं होता ग्रो का। ये हम प्रोपोर्शंस में डिफाइन करते हैं कि 1 टाइम्स ग्रो होगा, 2 टाइम्स ग्रो होगा, 5 टाइम्स ग्रो होगा। इस तरीके से हम क्या करने वाले, फ्लेक्स बेसिस को अभी के लिए थोड़ा सा ऑफ कर देंगे। ऑरेंज एंड ब्लू के लिए इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो ये मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से हैं, इनको रो के अलोंग हम अरेंज कर लेते हैं, सेव रिफ्रेश। ये मेरे आइटम्स आ गए। इनकी विड्थ को हम डिक्रीज करके कर देंगे 100 पिक्सल्स ईच। इनफैक्ट इसको और छोटा हम कर सकते हैं, लेट्स सपोज वी मेक इट 50 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये सारे के सारे मेरे बॉक्सेस आ गए। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो ब्लू है, अगर खाली स्पेस बच जाती है मेन एक्सिस के अलोंग, मेन एक्सिस क्या है, रो डायरेक्शन में लेफ्ट से लेकर राइट तक, और ऑब्वियसली खाली स्पेस बची हुई है लेफ्ट से लेकर राइट तक में। तो अगर खाली स्पेस बच जाती है तो मैं चाहती हूं ब्लू फ्लेक्स ग्रो करे विद अ फैक्टर ऑफ 1। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ब्लू ने क्या किया, जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी उसने सारी स्पेस को घेर लिया। तो 1 कहने का मतलब है अगर जितनी अवेलेबल स्पेस है उसमें जितना हिस्सा आपका आ रहा है उसको आप घेर लीजिए। बाकी सबके लिए फ्लेक्स ग्रो अभी सेट नहीं हुआ है, तो ब्लू ने क्या किया, सारी अवेलेबल स्पेस को ले लिया। अब अगर हम ऑरेंज के लिए भी फ्लेक्स ग्रो को कर दें 1, तो इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो ब्लू एंड ऑरेंज क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो ऑरेंज की विड्थ कितनी है 321, ब्लू की विड्थ कितनी है 321। तो जितनी भी अवेलेबल खाली स्पेस बची हुई थी ब्लू और ऑरेंज ने उसको आधा आधा कर लिया। पर ब्लू आकर कहता है कल को कि नहीं, जितनी ऑरेंज को स्पेस मिले मुझे तो उससे डबल मिलनी चाहिए। तो ब्लू क्या कर सकता है, ब्लू अपने फ्लेक्स ग्रो को 2 वैल्यू पर सेट कर सकता है। इसको कर देते हैं सेव रिफ्रेश। तो ब्लू की जो विड्थ है वो ऑरेंज के डबल दिखाई देने लगेगी। इसको मेजर भी कर सकते हैं। ऑरेंज की विड्थ अभी है 230.66, ब्लू की विड्थ है 411.34 विच इज डबल द वैल्यू। तो ऑरेंज को जितनी विड्थ मिली ब्लू को उसकी डबल विड्थ मिली। हम चाहें तो इस वैल्यू को 3 भी कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स विड्थ मिल जाएगी रिफ्रेश। ऑरेंज को विड्थ मिली 185, ब्लू को विड्थ मिली 456। तो इस तरीके से हमारी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी काम करती है। अब हम चाहें तो इनकी ग्रोथ को लिमिट भी कर सकते हैं, यानी मैं ब्लू के लिए यहां पर लिख सकती हूं कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है, अभी के लिए इसे विड्थ कितनी मिल रही है 456, तो मैं चाहती हूं इसकी मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स को क्रॉस ना करे। कितना भी ये ग्रो कर जाए पर उसे क्रॉस ना करे। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अब मेरी जो मैक्सिमम विड्थ इसे मिल रही है दैट इज 400 पिक्सल्स। अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा और भी ग्रो कर लूंगी तो सारी एक्स्ट्रा स्पेस ऑरेंज को मिलेगी, ब्लू 400 पिक्सल्स से कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। उसी वे में हम मिन विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो मिनिमम विड्थ हमारे ब्लू को 400 पिक्सल्स ही मिलनी चाहिए। अब अगर मैं इस बॉक्स को डिक्रीज करूं तो भी मेरे ब्लू की जो विड्थ है वो हमेशा 400 पिक्सल्स ही रहेगी, मिनिमम 400 पिक्सल्स। अब इसे चाहे तो और ज्यादा मिल सकती है जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसके हिसाब से, पर 400 पिक्सल्स तो मिनिमम ब्लू की विड्थ हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो इस तरीके से अवेलेबल स्पेस के हिसाब से हम अपने एलिमेंट्स को ग्रो करा सकते हैं। जैसे हमने एलिमेंट्स को ग्रो कराया है वैसे ही हमारे पास ऑप्शन होता है अपने एलिमेंट्स को श्रिंक कराने का। श्रिंक कराने की पॉसिबिलिटी कब आती है, श्रिंक कराने की पॉसिबिलिटी तब आती है जब हमारे एलिमेंट्स ओवरफ्लो होने लग जाए, यानी हमारे पास जरूरत से कम स्पेस हो अपने कंटेनर के अंदर। तो उस टाइम पर किस तरीके से मेरे एलिमेंट्स श्रिंक करने चाहिए उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ्लेक्स रैप को रैप से हटा देते हैं, नो रैप कर सकते हैं या तो कंप्लीटली हटा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नो रैप हो जाएगा। इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। तो अभी जैसे ही रिफ्रेश किया हम फ्लेक्स ग्रो को भी अभी के लिए हटा देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये सारे के सारे मेरे डिव्स इस तरीके से अरेंज हो गए। मेरा मेन एक्सिस है टॉप से लेकर बॉटम तक। अब अगर मैंने ऑरेंज को फ्लेक्स श्रिंक दे दिया विद अ फैक्टर ऑफ 1, तो इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि श्रिंक का चेंज हम तब देख पाएंगे जब एलिमेंट्स ओवरफ्लो करेंगे, मतलब जरूरत से ज्यादा जगह लेंगे। अभी तो जगह खाली बच रही है, तो मतलब मुझे अपने एलिमेंट्स की विड्थ बढ़ाने की जरूरत है। इस विड्थ को बढ़ाकर कर देंगे 300 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। अब ये मेरे एलिमेंट्स आ गए हैं और यहां पर मैंने अपने ऑरेंज के लिए फ्लेक्स श्रिंक कर दिया है 1। इसके साथ साथ हम ब्लू को भी कर देते हैं फ्लेक्स श्रिंक विद अ फैक्टर ऑफ 1, सेव रिफ्रेश। अब अगर मैं अपने कंटेनर को यहां पर छोटा कर दूं, लेट्स सपोज हमने इसे 60% कर दिया, सेव रिफ्रेश, तो अभी भी सबकी विड्थ इक्वल है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी का फ्लेक्स जो श्रिंक होता है वो एक फैक्टर 1 के साथ डिक्रीज होता है। बट अगर ब्लू को मैं श्रिंक कर रही हूं विद अ फैक्टर ऑफ 2, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिफ्रेश करेंगे तो ब्लू जितना भी ऑरेंज श्रिंक हुआ है उससे 2 टाइम्स श्रिंक होकर आपको दिखेगा। अगर फैक्टर ऑफ 3 कर दूं तो ये कितना छोटा होगा, 3 टाइम्स छोटा होकर आपको दिखेगा, सेव
रिफ्रेश। अब ये ब्लू इससे छोटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो भी फॉन्ट साइज है वो इसे लिमिट कर रहा है कि ये इससे छोटा नहीं हो पा रहा, बट इंस्पेक्ट में जाकर अगर हम इसके फॉन्ट साइज की लिमिट हटा दें, ब्लू के फॉन्ट साइज की मैंने मिनिमम लिमिट हटा दी तो ये और छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया? ऑरेंज के कंपैरिजन में 152 है तो ये हो गया 27, तो साइज में 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू माय ऑरेंज डिव। तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को श्रिंक या ग्रो कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि मेरे कंटेनर के अंदर अगर अवेलेबल स्पेस है या फिर कम अवेलेबल स्पेस है। इसको आप यहाँ पर पॉज करके फ्लेक्स डायरेक्शन को आपको कॉलम करना है एंड आप इन चीजों को टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। इस केस में जब हम इसको कॉलम कर देंगे डायरेक्शन को तो उस केस में हमारी हाइट ग्रो या श्रिंक करेगी। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। कॉलम अगर मैंने किया सेव रिफ्रेश, तो इस केस में क्या हुआ है, मेरा जो ब्लू वाला एलिमेंट है, अगर ब्लू वाले एलिमेंट के लिए एक बार ब्लू पर जाते हैं एंड इसके लिए हम इसके फॉन्ट साइज की सारी कंडीशंस को स्टॉप करने वाले हैं एंड सेम चीज हम करेंगे ऑरेंज के लिए। ऑरेंज के लिए भी इसके फॉन्ट साइज की कंडीशन को स्टॉप कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, जितना भी ऑरेंज हाइट वाइज गया है विच इज 162, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही कंटेनर की हाइट में ये एलिमेंट्स फिक्स नहीं हो रहे, फिल नहीं हो रहे, ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सबसे ज्यादा श्रिंक हुआ है मेरा ब्लू वाला, क्योंकि ब्लू वाले को मैंने श्रिंक करवाया विद अ फैक्टर ऑफ 3। सेम चीज आप फ्लेक्स ग्रो के साथ कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट कितना श्रिंक या ग्रो करेगा। ये चीज हमें अपने नेविगेशन के अंदर काफी ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स के लिए शॉर्ट हैंड की, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं फ्लेक्स साइजिंग के लिए, उन सब के लिए हम एक सिंगल शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं विच इज जस्ट राइटिंग फ्लेक्स। तो उसको लिखने के 4 तरीके होते हैं। अगर हमने लिखा फ्लेक्स और उसके साथ हमने 3 वैल्यूज लिख दी हैं, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू फ्लेक्स ग्रो की होती है, सेकंड वैल्यू फ्लेक्स श्रिंक की होती है एंड थर्ड वैल्यू मेरे फ्लेक्स बेसिस की होती है। तो फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक दोनों यूनिटलेस हैं, तो उनके साथ कोई यूनिट नहीं होगा। फ्लेक्स बेसिस के साथ मैंने पिक्सेल्स को यूनिट लिया है। अगर 2 वैल्यूज दी हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा फ्लेक्स ग्रो की होगी, सेकंड वैल्यू फ्लेक्स बेसिस की। अगर सिंगल यूनिटलेस वैल्यू लिखी हुई है तो वो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स ग्रो की मानी जाएगी, फ्लेक्स श्रिंक की नहीं मानी जाएगी। एंड अगर यूनिट के साथ दिए तो दैट इज कंसिडर्ड बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बेसिस। तो इस चीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑरेंज को हम लिख सकते हैं फ्लेक्स। अगर हम इसे ग्रो कराना चाहते हैं तो ग्रो कराना चाहते हैं विद अ फैक्टर ऑफ 2, श्रिंक करवाना है तो वो भी विद अ फैक्टर ऑफ 2। फ्लेक्स श्रिंक दे देते हैं 1 अपने ब्लू को एंड इसका इनिशियल साइज हम रखना चाहते हैं इनिशियल विड्थ 100 पिक्सेल्स, तो इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। अभी के लिए अपनी डायरेक्शन को कर लेते हैं हम रो, सेव रिफ्रेश। तो मेरा प्लेग्राउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। इनिशियली मेरे जो ऑरेंज का विड्थ है मेन एक्सेस के अलोंग, अब जैसे ही हम इसे रीसाइज करेंगे, पहले तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ऑरेंज के लिए हम इसके फॉन्ट साइजेस को एक बार बंद करते हैं, तो जैसे ये रीसाइज हुआ, अभी ये ओवरफ्लो कर रहे हैं आइटम्स, तो बाकी सबको अभी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ मिली हुई है दैट इज अराउंड 105, बट ऑरेंज को अभी विड्थ मिली है 43.53, जो कि कम है साइज में। एंड जैसे ये डिक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, ऑरेंज के लिए साइज कम होता चला जाएगा। बट जैसे ही हम साइज को इंक्रीज करेंगे, अवेलेबल स्पेस को इंक्रीज करेंगे, कैसे करेंगे अवेलेबल स्पेस को इंक्रीज, विड्थ को हमने 3000 पिक्सल्स दिया है, 300 पिक्सल्स कर देते हैं। तो जैसे ही विड्थ को, इसके लिए दोबारा फॉन्ट साइजेस हम बंद कर देते हैं, तो जैसे ही विड्थ को हमने इंक्रीज किया अवेलेबल स्पेस करने के लिए, बाकी सबको हम 50 पिक्सल्स दे देते हैं, रिफ्रेश। तो अभी ऑरेंज ने क्या किया, ऑरेंज ने जितनी अवेलेबल स्पेस थी अभी तो सारी को घेर लिया, बट अगर ब्लू को भी मैं फ्लेक्स ग्रो 2 दे दूं, सेव रिफ्रेश, तो ब्लू एंड ऑरेंज को इक्वल विड्थ मिल रही है, बस ऑरेंज को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल रही है उसके फॉन्ट साइज की वजह से। तो जैसे ही थोड़ी सी अवेलेबल स्पेस बनी मेरे बॉक्स के अंदर, ऑरेंज और ब्लू ने क्या किया, जितनी भी स्पेस बची हुई थी उसको इक्वली डिवाइड कर लिया दोनों के अमंग। तो शुरुआत में ब्लू की विड्थ 50 थी एंड ऑरेंज को हमने शुरुआत में विड्थ 100 पिक्सल दी थी। इस पर थोड़ा सा मैथ अगर लगाया जाए तो इंस्पेक्ट हम कर सकते हैं। ब्लू की विड्थ 241 है, ब्लू की जो विड्थ अवेलेबल है वो भी 241 है एंड शुरू में 50 थी। ऑरेंज की जो विड्थ अभी है वो है 291 और शुरुआत में इसको हमने 100 दिया था। तो कितनी एक्स्ट्रा विड्थ ऐड हुई है, अराउंड 191 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर भी अराउंड मेरे पास 191 ऐड हुआ है। तो 191 टोटल मेरे पास 382 की खाली स्पेस बची होगी, जिसको 191 और 191 की हेल्प से हमने ब्लू और ऑरेंज में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये तो इनकी खाली स्पेस है और ये इनका इनिशियल साइज है जो इस स्पेस के अंदर ऐड होकर, तो इसीलिए ऑरेंज थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होगा, ब्लू थोड़ा सा कम फॉर्म होगा। तो बेसिकली फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक ये कंट्रोल करते हैं कि जितनी भी खाली स्पेस बचेगी वो किस प्रोपोर्शन में बाकी सारे एलिमेंट्स के पास पहुंचेगी, किस तरीके से जो खाली स्पेस है एक तरीके से जमीन जो बच गई है उसका किस तरीके से बंटवारा होने वाला है सारे फ्लेक्स आइटम्स के अमंग, वो चीज डिसाइड करने में हेल्प करता है।